भारत और भूटान एक अनूठा और विशेष संबंध साझा करते हैं, जो कि सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के एक लंबे इतिहास पर आधारित है। आकार अवश्य छोटा है इस देश का, लेकिन रणनीतिक रूप से दक्षिण एशिया में अपनी विशेष हिस्सेदारी या भागीदारी रखता है। आज इसी भूटान के राजा की यात्रा हुई है भारत के लिए, वो भी 8 दिवसीय यात्रा है। तो उसी पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। क्यों है यह महत्वपूर्ण, क्या संदर्भ है इसका आपके परीक्षा के लिहाज से, इस पर हम आज की चर्चा लेके आपके सामने उपस्थित हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। क्षेत्रीय सहयोग के प्रयासों में भारत के लिए एक प्रमुख भागीदार शुरू से रहा है भूटान, तो इस लिहाज से भी यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। भूटान के राजा की भारत यात्रा, इस संदर्भ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। क्या है वो बिंदु, पहले उन बिंदुओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। ऑपरेशन ऑल क्लियर क्या है, एक विशेष संदर्भ है, इसको जानना आवश्यक है। और भारत भूटान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर जो चर्चा हो रही है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो भी महत्वपूर्ण है। अंत में इसके महत्व को, भूटान के महत्व को और भूटान के लिए भारत के महत्व को, दोनों को देखते हुए अंत में हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे जो हमारी परिपाटी है। तो सबसे पहले खबर को देखते हैं। खबर इंडियन एक्सप्रेस की, भूटान किंग्स इंडिया विजिट रिकॉलिंग ऑपरेशन ऑल क्लियर विच भूटान लॉन्च्ड अगेंस्ट असम्स इंसर्जेंट ग्रुप्स। ऑपरेशन ऑल क्लियर के संदर्भ में विशेष रूप से यह चर्चा केंद्रित होगी। तो इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के आलोक में शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, भूटान के नरेश, जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर यहां आते हैं। उनकी यात्रा 3 तारीख को ही शुरू हो जाती है, लेकिन 8 दिन की यात्रा है। लेकिन विशेष ये क्यों होती है? विशेष इसलिए होती है कि भारत के खास राज्य, जिससे असम, उस राज्य का नाम असम है, जिससे कि भूटान का पुराना संबंध है। क्यों वो संबंध है वो भी आपको बताएंगे। वहां की स्पेशली 3 दिन की इनकी यात्रा होती है। इस यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा करार दिया जा रहा है। इसलिए ऐतिहासिक यात्रा करार दिया जा रहा है क्योंकि असम के साथ एक लंबी बाउंड्री साझा करता है भूटान। वैसे तो अगर आप देखें तो भूटान भारत के साथ भी कुल बाउंड्रीज की देखें तो 699 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है। चीन से अगर तुलना करें तो यह ज्यादा है आंकड़ा, क्योंकि चीन के साथ इसकी केवल 477 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इस लिहाज से अगर इस टोटल 699 किलोमीटर की सीमा में देखें तो असम वो राज्य है जिसके साथ भूटान की सर्वाधिक सीमा साझा होती है। और वहां की पहली यात्रा है, स्पेशली किसी राज्य में 3 दिन की यात्रा करना, यह ऐतिहासिक है। क्यों है वो भी आपको बताएंगे। और इसी समय, इसी असम की यात्रा के दौरान ऑपरेशन ऑल क्लियर काफी चर्चा में आया है। तो ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध कहीं ना कहीं असम से है, इसलिए चर्चा में आया। तो ये चर्चा के कुछ बिंदु हैं जो इसको चर्चा में लाते हैं। अब क्या है ऑपरेशन ऑल क्लियर, शुरुआत हम यहीं से करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले, आपको कुछ बताने से पहले इस मैप को दिखाएंगे। इस मैप में आप देख सकते हैं कि भूटान है, भूटान के साथ भारत के 4 राज्य, यहां सिक्किम, यहां पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, यहां पर देखें तो असम, और यहां पर अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो हैं जिनकी सीमा लगती है। बात अगर सिक्किम की करें तो यह 32 किलोमीटर की सीमा यहां इससे साझा करता है। इसके बाद अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 183 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके बाद असम से अगर बात करें तो लगभग 267 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और अरुणाचल से 217 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। इस तरह से अगर आप देखें तो सबसे लंबी सीमा भारत की जिस प्रदेश के साथ लगती है वो असम है, जिसके साथ 267 किलोमीटर की सीमा ये साझा कर रहा है। अब हुआ कुछ यूं कि 1990 का दशक था, और इस दशक में इन सीमावर्ती एरियो में जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, विशेष रूप से इन एरियो में कुछ उग्रवादी गतिविधियां संचालित हो रही थी। विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल, यही 2 राज्य हैं जो इसके दक्षिण में सीमावर्ती राज्य हैं। यहां पर कुछ उग्रवादी संगठन थे जो सक्रिय थे। मुख्य रूप से अगर बात करें तो उसमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम, जिसको उल्फा के नाम से जानते हैं, बहुचर्चित संगठन था। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड दूसरा ये संगठन था, और तीसरा था कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, KLO। ये 3 मुख्य संगठन थे जो कि उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त थे। अब भारतवर्ष की उस समय की तात्कालिक सरकार ने इन पर प्रेशर बनाना शुरू किया शांति बहाली के लिए। तो जब इन पर प्रेशर बनने लगा तो इनके पास मैप में आप देखें 2 विकल्प थे। या तो ये बगल में सीमावर्ती देश बांग्लादेश में जा सकते थे, या तो ये भूटान में जा सकते थे।
अब बांग्लादेश की स्थिति ये थी कि बांग्लादेश में भी तब जाते जब वहां उनको शरण मिलती, लेकिन उस समय बांग्लादेश में जो सरकार बनी थी वो भारत के समर्थन से बनी थी, और भारतवर्ष अगर उनसे ये कहता कि आप उन्हें शरण न दें तो कदापि वो शरण नहीं दे सकते थे। उस समय आप देखें 1996 में शेख हसीना के नेतृत्व में भारत समर्थन वहां अवामी लीग की सरकार बनी थी, और वहां भी भारत के कहने पे इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, इसलिए यहां पर ये प्रवेश नहीं कर सके। ऐसे में ये उग्रवादी संगठन कहीं ना कहीं भूटान की ओर रुख करते हैं, और देखेंगे तो भूटान का जो दक्षिण पूर्वी एरिया है, ये वाला एरिया, यहां पर जो जिला था उस जिले में ये अपने शिविर स्थापित कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं उस जिले में जाके ये अपनी वहां से गतिविधियां संचालित करने लगते हैं। अब ऐसे में भूटान का दायित्व तो बनता था कि भूटान भारत का सहयोग करे। बाद में चूंकि भूटान शांतिप्रिय देश था, भूटान के पास उतनी सक्षम सेनाएं भी नहीं थी, तो इसलिए तात्कालिक रूप से भूटान ऐसा कर भी नहीं पाया। क्या हुआ, आगे की घटना देखें। हुआ यह कि इस एरिया में आप ये जिला देखें, इस जिले का नाम था समद्रुप, ये जिला जोंखार, इस जिले में ही उनका संकेंद्रण हो गया। अब इस समद्रुप जोंखार जिले में इनके शिविर स्थापित हो गए। हालांकि शुरुआती वर्ष में भूटान ने कोई बातचीत इस ग्रुप से नहीं की, इन उग्रवादी संगठनों से किसी प्रकार की बातचीत नहीं की, लेकिन भारत की तरफ से जब दबाव बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि भारत और भूटान के राजनयिक संबंध काफी पुराने हैं, ऐसे में 1949 से ही हैं, हम कह लें दार्जिलिंग संधि थी जो कि 2007 में अपडेट की गई, तो काफी पुराने राजनयिक संबंध हैं भारत के भूटान के साथ। ऐसे में जब भारतवर्ष की तरफ से दबाव बढ़ा तो ये बातचीत करने के लिए आगे बढ़े, भूटान के लोग इन उग्रवादी संगठनों से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो बातचीत कहीं ना कहीं विफल हो जाती है। ऐसे में भारतवर्ष का भी कुछ सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, और उसके बाद भूटान की जो रॉयल सेना थी, आप देखें रॉयल भूटान सेना, उसने एक सैन्य अभियान चलाने का निर्णय लिया, और जिस ऑपरेशन के तहत इन उग्रवादी संगठनों को वहां से हटाया गया, भगाया गया, नेस्तनाबूद किया गया, उस ऑपरेशन को ही ऑपरेशन ऑल क्लियर के नाम से जानते हैं। और भूटान के इतिहास में स्पेशल है क्योंकि 140 वर्षों के इतिहास में यह पहला सैन्य अभियान था जो किसी उग्रवादी संगठन के खिलाफ भूटान के द्वारा चलाया गया। इसमें भूटान की आर्मी, जिसमें भारत ने भी सहयोग किया, 15 दिसंबर 2003 से जनवरी 2004 के बीच भूटान के दक्षिणी क्षेत्रों में जो असम के अलगाववादी विद्रोही समूह वहां पर अपने शिविर चला रहे थे, उनके खिलाफ भारत के सहयोग से ये अभियान चलाया गया। और 15 दिसंबर को 6000 सदस्यीय जो रॉयल भूटान सेना थी, वो भारतीय सेना ने उनको रसद उपलब्ध कराया, चिकित्सा सहायता दी, और इन तीनों संगठनों के शिविर पर एक साथ हमला किया, और इतना करारा प्रहार किया गया कि इनको संभलने का मौका नहीं मिला। और इसमें तकरीबन 650 ऐसे विद्रोही थे जो या तो मारे गए या पकड़े गए, बहुत से इनके शीर्ष नेता गिरफ्तार भी कर लिए गए, कुछ वहां से बाहर निर्वासित भी किए गए। भूटान सरकार के अनुसार कार्रवाई के समय जो आंकड़ा बताया गया उसमें देखें तो 13 उल्फा कैंप, 12 एनडीएफबी के कैंप और 5 केएलओ के कैंप, ये जो बने बड़े 3 उग्रवादी संगठन थे, इनके इतने कैंप वहां पर डिस्ट्रॉय किए गए। इस अभियान के दौरान जो विद्रोही छावनियां हैं उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, और काफी बड़ी मात्रा में विद्रोहियों को वहां से निष्कासित कर दिया गया। तो ये ऑपरेशन ऑल क्लियर था, जिसकी चर्चा यहां पर फिर से शुरू हुई जब असम की यात्रा स्पेशली वहां के राजा, 5वें राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक द्वारा की गई। अब देखें ये जो उनकी यात्रा है ये क्यों महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत और भूटान के राजनयिक संबंध काफी पुराने हैं। वहीं भारत और भूटान जिन 2 बड़े राज्यों के बीच में बफर स्टेट के रूप में है, जो बड़े देशों के बीच में बफर स्टेट के रूप में है, वो भारत और चीन है। भारत और चीन के बीच भूटान की जो स्थिति है वो एक बफर स्टेट की तरह है, इसलिए भूटान का भारत के लिहाज से भी काफी रणनीतिक महत्व है। डोकलाम विवाद आपको याद होगा, 2017 में जब डोकलाम में चीनी सेनाएं गतिरोध पैदा करने लगी तो भारत ने अपनी सेना वहां पर भेजी, और 73 दिनों के गतिरोध के बाद वो स्थिति सामान्य हो पाई, इसलिए कि आपको पता है कि रणनीतिक रूप से वो एरिया भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें भूटान का सहयोग हमें हमेशा से मिलता रहा है। ऐसे में आप देखें भारत, अभी तक भूटान भारत के खेमे में था, लेकिन अभी हाल ही में यह कहा गया भूटान के द्वारा कि हम चाइना के साथ अपने रणनीतिक संबंधों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तरह से अपनी मंशा जाहिर की गई, जो भारत के लिहाज से कहीं ना कहीं चिंता का विषय है।
आप देखेंगे कि चाइना के साथ भूटान का जो सीमा विवाद है वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक उनके बीच किसी भी प्रकार का रणनीतिक संबंध नहीं हो सकता है, और इसलिए उन्होंने अपने सीमा विवाद को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए आगे अपने कई शिखर वार्ताएं चलाई। 13 वार्ता हो चुकी है, जिसमें 3 इसी वर्ष में हुई है। 25वें दौर की जो वार्ता चली है अभी हाल ही में संपन्न हुई है। उसके बाद से भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। इस लिहाज से अब जब भारत के पास भूटान के राजा की यात्रा हो रही है तो यह महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखें, भारत भूटान जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्टिविटी पर चर्चा के साथ कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं, और हो सकता है कि इस चीन के तरफ जो भूटान का झुकाव है उसको भी बदलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वार्ताएं ही वो माध्यम होती हैं जिसके वजह से हम अपने देशों के अपने रणनीतिक महत्व के तहत उनसे बातचीत करके उसके संबंधों को ठीक कर पाते हैं। अब भारत भूटान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर क्या चर्चा हुई इस पर देखें तो कोकराझार असम में है। असम में ये एरिया देख रहे हैं आप, कोकराझार है, और यहीं पड़ोस में गेलेफू या गेलफुक भी इसको कहते हैं। ये आप देखें भूटान का एक जिला है सरपांग। सरपांग से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में इसकी अवस्थिति है गेलेफू की। आप यहां देख सकते हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये सरपांग डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है सरपांग। तो सरपांग के दक्षिण पूर्व में ही यहां पर गेलेफू है, और इसी के नीचे यहां पर कोकराझार। तो कोकराझार और गेलेफू के बीच में यहां पर 58 किलोमीटर लंबी एक रेल लिंक के लिए अंतिम सर्वेक्षण को बढ़ाने का निर्णय दिया गया है। अर्थात यहां से यहां तक जो रेल लिंक है उसके लिए सर्वेक्षण के कार्य को आगे बढ़ाया गया। इसका मतलब कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है, जो कि एक सुखद संकेत है। साथ ही भारत भूटानी व्यापारिक वस्तुओं को पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी से बांग्लादेश के चिल्हाटी तक ले जाने की अनुमति देने पर भी सहमत हुआ है। भूटान की जो व्यापारिक वस्तुएं हैं, आप इस मैप में देख सकते हैं, भूटान की जो व्यापारिक वस्तुएं हैं, मान लीजिए यहां भूटान है, मानना क्या है ही भूटान, तो भूटान की व्यापारिक वस्तुएं बांग्लादेश के ये चिल्हाटी तक पहुंचना है तो बीच में भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में यह पश्चिम बंगाल का जो हल्दीबाड़ी एरिया है, यहां से होकर यहां तक जाने के लिए परमिशन दिया गया है। इसका मतलब कि भारत वो भूमिका निभा रहा है कि भूटान के व्यापारिक वस्तुओं को भारत के माध्यम से अन्य देशों तक, अर्थात हम देख रहे हैं बांग्लादेश तक पहुंचाने की, यहां पर चिल्हाटी तक पहुंचाने के लिए यह अनुमति दी गई है। तो ये एक सहयोगात्मक रवैया है। तीसरी बात देखें तो गेलेफू में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निर्माण होगा। एक यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया आता है इसी एरिया में, गेलेफू में। इसकी भी घोषणा संभवतः 17 दिसंबर तक कर दी जाएगी वहां के राजा के द्वारा। इसके अलावा देखिए तो दोनों देशों के व्यापार को और मजबूत करने के लिए एक दादगिरी चेकपोस्ट को अपग्रेड करने पर भी सहमति हुई है। साथ ही असम और भूटान के दरंगा समुद्रप जोखर सीमा, ये बेसिकली वहां का जिला है, वही दक्षिण पूर्वी जिला जहां पर शिविर स्थापित हो गए थे। एक बार फिर से आपको नक्शे में हम यहां पर दिखा दें, ये वही जिला है, जोंखर जिला है। तो इन दो जिलों के बीच में असम और भूटान के जोंखार सीमा को एक आवर्जन जांच चौकी या इमिग्रेशन चेक पॉइंट के रूप में नामित करने पर भी सहमति जताई गई है। साथ ही आप देखें कि भूटानी राजा ने भूटान की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारत की तरफ से जो सहयोग किया गया था उसके लिए धन्यवाद दिया, और भारत ने भी जो वहां की 13वीं पंचवर्षीय योजना है उसके लिए भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की कि उसमें भी हम आपको सहयोग करेंगे। और वहां की जो पंचवर्षीय योजना भूटान की चलती है उसमें भारत शुरू से ही कई 100 करोड़ का सहयोग देता आया है। साथ ही भारत ने, आप यहां देख सकते हैं वही बात, 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग की भी प्रतिबद्धता जताई है। अब आप देखें कि भूटान को लेकर भारत क्यों इतना सीरियस है। सीरियस होने का कई कारण है, क्योंकि भूटान एक तो सामरिक महत्व है, जो आपको शुरू में ही मैंने लेक्चर में बता दिया कि भूटान और भारत चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं, एक बफर स्टेट है, और रणनीतिक रूप से सामरिक दृष्टिकोण से इसकी जो सिचुएशन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों से जो हमारी कनेक्टिविटी है, जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी गलियारा जिसको कहते हैं, वो उस पर चीन काबिज ना हो जाए, इस लिहाज से भूटान का सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए भूटान के साथ हमारा रिलेशन ठीक होना चाहिए। और यह घटनाक्रम हमको 2017 में भारत और चीन के बीच जो डोकलाम गतिरोध हुआ था उस समय इसकी सीरियसनेस हमको समझ में और ज्यादा आ गई थी। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और उसका प्रमुख निर्यात गंतव्य है। भूटान का सबसे बड़ा भागीदार भारत है, इस लिहाज से भारत भूटान के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही भूटान की जो जल विद्युत क्षमता है
वो उसके राजस्व का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और भारत के सहयोग से ये जल विद्युत वहां की परियोजनाएं चलती हैं, तो भारत और भूटान का सहयोग एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिहाज से भी, इनके लिहाज से भी। साथ ही सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि भूटान में जो है जितने बौद्ध धर्मावलंबी लोग हैं वो काफी भारत के प्रति उनकी श्रद्धा है, क्योंकि आपको पता है भारत में कई बौद्धों के धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, तो इस लिहाज से भी हमारे सांस्कृतिक संबंध भी हमारे साझा हैं। अब देखें यहां पर दोनों ही देश सांस्कृतिक अनन्यता रखते हैं। भारत भूटान को उसकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहायता प्रदान की है और कई भूटानी छात्र उच्च शिक्षा के लिए भी भारत आते हैं। पर्यावरण के महत्व, अगर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो भूटान दुनिया के उन कुछ देशों में एक है जिसने कार्बन तटस्थ, कार्बन न्यूट्रल रहने का संकल्प लिया है, और भूटान के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सहायता करने में भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। इस लिहाज से हम देखें तो दोनों ही देश के हित एक दूसरे से लगे हुए हैं। ऐसे में भूटान के राजा की भारत की यात्रा महत्वपूर्ण है, और मुख्य रूप से आपको यहां पर जो चीजें इंगित करनी थी वो आपको बताया गया कि क्यों उन्होंने असम की यात्रा की। अब हम आते हैं अपने आखिरी संदर्भ की तरफ, अपने आखिरी कड़ी की तरफ। हमारा अभ्यास प्रश्न, आज का अभ्यास प्रश्न है कि भारत के किस राज्य के साथ भूटान की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम। उम्मीद है आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।